आज हमें 2.5 स्टार्ट करना था या 2.6 करना था। ये कहाँ गए बच्चे, अभी आए नहीं ये लोग? नोट करें, इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर। इस एडमिशन का मीनिंग प्लस पार्टनर वाला नहीं है। इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर, कुछ एडमिट करना भी तो एडमिशन ही कहलाता है। कुछ एक्सेप्ट करना, कुछ एडमिट करना कि हाँ आई एग्रीड, उसको भी एडमिशन, एडमिट ही कहते हैं। और कभी कभी एडमिशन, डिनायल, इस तरीके से यूज होते हैं इनके कई तरह के वर्ड्स। तो ये एडमिशन वो वाला एडमिशन, पार्टनर के, नए पार्टनर की एंट्री नहीं है, एडमिट करना। मैं इसलिए बता रही है क्योंकि कई बार पढ़ने से लगता है पता चला आपने लिखना शुरू कर दिया कि तो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। नहीं, ये नया पार्टनर एडमिट का नहीं है। हेडिंग डाल दीजिए, छोटा सा पॉइंट है, पढ़ेंगे एकदम आगे इसको कंप्लीट करते हुए। इफेक्ट ऑफ एडमिशंस बाय अ पार्टनर, ब्रैकेट में लिख लीजिए एडमिटिंग, एडमिटिंग या एडमिट बाय द पार्टनर। किसी स्टेटमेंट को या किसी एक्ट को एडमिट करना, ये वो है। एनी स्टेटमेंट और एनी एक्ट एडमिट बाय द पार्टनर, ये हम वो कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर, सेक्शन 23। एनी स्टेटमेंट और एनी एक्ट एडमिटेड बाय द पार्टनर। एडमिशंस, वो तो लिखा ही हुआ है बेटे, मैंने लिखा है। क्या लिख रहे थे आप? एनी स्टेटमेंट और एक्ट एडमिटेड बाय द पार्टनर, एनी स्टेटमेंट और एक्ट एडमिटेड बाय द पार्टनर। आपने कुछ किया या आपने कुछ कहा और आपने एडमिट किया, हाँ, बाय योर वर्ड्स या बाय योर एक्ट कि हाँ आई डिड इट। तो देखो क्या कह रहा है, छोटी सी स्टेटमेंट में आज का आंसर निकल कर आ रहा है। एनी एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय पार्टनर कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म। वो कंसर्न किससे होना चाहिए? अफेयर्स ऑफ द फर्म, क्योंकि हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो पार्टनरशिप से रिलेटेड तो हो। यानी मैं कुछ एडमिट करूं तो दैट मस्ट बी रिलेटेड टू द, रिलेटेड विद द फर्म। जो भी हमारे कंसर्न्स हैं फर्म के, या जो हमारे अफेयर्स ऑफ फर्म है उससे कंसर्न करता हूं। ठीक है, तो लिख लीजिए एडमिशन मेड बाय द पार्टनर, एडमिशन मेड बाय द पार्टनर concerning the affairs of the firm, concerning the affairs of the firm, डॉट 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 डालकर लिखे। इसका मीनिंग क्या हुआ? दिस इज एन एविडेंस अगेंस्ट द फर्म, दिस इज एन एविडेंस अगेंस्ट द फर्म, दिस इज एन एविडेंस अगेंस्ट द फर्म। आपने एडमिट कर लिया, एजेंट, सॉरी, पार्टनर अपने आप में एजेंट होता है फर्म का या अदर पार्टनर्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है। अगर उसने एडमिट कर लिया कि मैंने ये किया है तो वो किसके अगेंस्ट चला जाएगा? फर्म के अगेंस्ट।
गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट लिखिए, इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हुए चलते हैं। पढ़ो एग्जाम्पल। X and Y are the partners in the firm dealing in the spare parts of different brands of motorcycle bikes. एक्स और वाई पार्टनर हैं, मोटरसाइकिल के पार्ट्स में डील करते हैं। Z purchases a spare part for his Yamaha motorcycle after being told by X that the spare part is suitable for his motorcycle. हम अपनी मोटरसाइकिल दिखाने गए, एक्स ने कहा कि हाँ भाई ये वाले जो पार्ट्स हैं आपकी मोटरसाइकिल को सूट करते हैं, सुटेबल है उसके लिए। Y is ignorant about this transaction. वाई को नहीं पता था। The spare parts proves to be unsuitable for the motorcycle and it is damaged. X and Y both are responsible to Z for his loss. तो बेसिकली एक्स ने अगर एडमिट किया है कि ये सब कुछ मैंने कहा था, तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली फर्म के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। ये अगेंस्ट द फर्म जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा स्टेटमेंट मिस कर गया है ये। अदरवाइज यहाँ पर आएगा कि जब जेड पहुंचा और जेड मिला डायरेक्ट वाई से, वाई से कहता जी ये पार्ट्स बदल लो। उसने कहा जी कब लिए, किससे लिए? उसने कहा जी आपके पार्टनर से लिए। उसने पार्टनर को फ़ोन किया, हाँ भाई इस तरीके से आपने कोई पार्ट दिया था, कुछ एडमिट किया था कि ये पार्ट इसको सूट करेंगे। कहता हाँ करना पड़ेगा वापस। मना करेगा तो फिर बिल है आपके पास, बिल तो है आपका, फिर मैटर अप्रूव हो जाएगा। देखो जहाँ अभी हम बात कर रहे हैं बिल्कुल हर चीज ईमानदारी, जहाँ अगर आपने कॉन्ट्रैरी किया फिर तो कोर्ट है उसके लिए। समझा नहीं, आप पूछने क्वेश्चन नहीं समझ पाया। जैसे वो क्या कहता है एक्स ने झूठ बोल दिया था कि ये स्पेयर पार्ट सही रहेगा, तो मैंने भी यही बोला है, मैंने यही तो बोला है कि बिल भी तो होगा हमारे पास। स्टार्टिंग में मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होगा नहीं, ये जरूरी नहीं है कि मिसरिप्रेजेंटेशन हो, कभी कभी होता है आपने बाइक देखा हाँ भाई ये पार्ट लग जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि बाइक में नहीं लग रहा। हर वक्त मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, हर वक्त मिस्टेक भी हो सकती है या मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। मिसरिप्रेजेंटेशन भी आप इसको कह सकते हो, नो डाउट, बट मिसरिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। मिसरिप्रेजेंटेशन में हम मानकर चलते हैं कि भाई जानबूझकर किया उसने, लेकिन यहाँ पर क्या है, राइट। मिसरिप्रेजेंटेशन में उसने मिसरिप्रेजेंट कर दिया, उसे पता नहीं था, है ना, इग्नोरेंट ऑफ फैक्ट था। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी हो सकता है और जरूरी नहीं कि इसी वक्त ऐसी सिचुएशन हर वक्त ही हो। मिसरिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है, मुझे लगता है कि भाई मेरे को पता नहीं था, मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकता है, नो डाउट। तो समान तो उसे बदलना ही पड़ेगा ना। यानी फाइनली यहाँ पर क्या था कि क्या वाई के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा या फर्म के ऊपर ये चीज एप्लीकेबल हो जाएगी, क्योंकि उसने स्टेटमेंट दी थी तो उसके अगेंस्ट जाएगी। वो कह रहा हाँ जी, समझ गए। आ जाओ जी नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, सेक्शन 24। इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, यहाँ पर जानबूझकर एक्टिंग वर्ड यूज किया गया है, जो एक्टिव होता है ना। कुछ पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो एक्टिंग पार्टनर है अगर उसको नोटिस किया जा रहा है तो उसका क्या मीनिंग निकल रहा है? According to section 24, notice to a partner who habitually acts in the business of the firm of तो any कह रहा है जो matter नॉर्मली क्या करता है, सारे बिजनेस को वही ऑपरेट कर रहा है, वही एक्टिव है उसके अंदर। हाँ जी, of any matter relating to the affairs of the firm operates as notice to the firm, except in the case of a fraud. अगर उसको हमने कोई नोटिस किया है, जो पार्टनर एक्टिव है, अगर कोई पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मीनिंग यहाँ पर ये निकल रहा है कि क्या दूसरे पार्टनर ये कह सकते हैं कि हमें तो पता ही नहीं? क्या जो दूसरे पार्टनर हैं, जो स्लीपिंग पार्टनर है, वो ये कह सकते हैं कि हमें तो पता ही नहीं? वो नहीं कह सकते। अगर एक्टिव पार्टनर को आपने नोटिस दे दिया तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा? आपने फर्म को नोटिस दे दिया, ये समझा जाएगा कि आपने सबको नोटिस दे दिया। Except in the case of a fraud on the firm committed by or लेकिन एक क्लॉज उसमें लगा दिया कि एक्सेप्ट, जहां पर कोई फ्रॉड करा है अगर ऑन द फर्म, or with the consent of that partner.
फिर नहीं माना जाएगा। जो फ्रॉड कर रहा है इंटेंशनली, मान लो फ्रॉड कर रहा है, अब फ्रॉड करने वाला तो जान, उसकी तो नियत ही पहले से ही खराब है, अब मैं उसे अगर नोटिस कर रहा हूं तो उस सिचुएशन में क्या कर माना जाएगा, क्योंकि फ्रॉड के बारे में क्या कहा गया, हमने पीछे भी क्या पढ़ा था कि वो पर्सनली लाइबल होगा। नो डाउट कि आप फर्म को भी नोटिस करेंगे, लेकिन जब ये फाउंड होगा कि इसने फ्रॉड खुद से किया है, पर्सनल लेवल पर किया है, पर्सनल एक्टिविटी में किया है, जिसमें बाकी पार्टनर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो सबसे पहला केस उसी के ऊपर बनेगा, सबसे पहला लाइबिलिटी उसी पर्सन की बनेगी जो जिसने फ्रॉड किया है। अब जो पहले से ही फ्रॉड विद द फर्म कर रहा है, देखो इसने लिखा हुआ है फ्रॉड ऑन द फर्म एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ फ्रॉड ऑन द फर्म। तो इसमें लिख लीजिए छोटा सा पॉइंट, नोटिस टू एक्टिव पार्टनर मीन्स, नोटिस टू एक्टिव पार्टनर मीन्स notice given to the firm. Notice to active partner means notice given to the firm. Accept, accept को कर लीजिए, except in the case fraud on the firm, fraud on the firm committed, fraud on the firm committed by or with the consent of that partner. that मतलब एक्टिव, या तो एक्टिव पार्टनर ने किया या उसकी कंसेंट से हुआ, तो उस सिचुएशन में ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्शन बन गया उसका। ठीक है, इसका पढ़ लीजिए एग्जाम्पल। P, Q, and R are partners in a business for purchase and sale of second-hand goods. R purchases a second-hand car on behalf of the firm from S. In the course of dealing with S, he came to know that the car is a stolen car and it actually belongs to X. P and Q are ignorant about it. All the partners are liable to X, the real owner. The only exception would lie in the case of fraud, whether active or passive. एक्टिव और पैसिव। क्या हुआ इस केस में, चोरी की कार है, पढ़ा नहीं सबने अभी, पढ़ लो सभी लोग। क्या हुआ है देख लो ध्यान से, पी क्यू आर पार्टनर्स हैं जो सेकेंड हैंड कार्स या सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने खरीदने का बिजनेस करते हैं। आर परचेज सेकेंड हैंड कार ऑन बिहाफ ऑफ फर्म फ्रॉम एस। आर ने कोई कार खरीदी पूरी फर्म के लिए, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ फर्म मतलब एजेंट है वो फर्म का, पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर है। इन द कोर्स ऑफ डीलिंग्स विद एस he comes to know that the car is a stolen one. अब उसको पता चल गया कि कार जो है चोरी की है, बट इट एक्चुअली बिलोंग्स टू एक्स। खरीद तो किससे रहा है, एस से, और है किसकी, एक्स की। ये से पता चल गया कार चोरी की है। तो पी एंड क्यू आर इग्नोरेंट अबाउट इट। अब पी और क्यू को इसके बारे में नहीं पता। क्या कह रहा है, ऑल पार्टनर्स आर लाइबल टू एक्स। यहां पर उसने ये समझाने की कोशिश की है कि उसकी इंटेंशन फर्म के साथ फ्रॉड करने की नहीं थी, वो विद गुड फेथ खरीदने गया कार। उसकी इंटेंशन फर्म के साथ फ्रॉड करने की नहीं थी, वो गुड फेथ में खरीदने गया कार को। जब गुड फेथ में खरीदा है और उसके पीछे बाद में कुछ निकल गई प्रॉब्लम, तो पूरी फर्म लाइबल हो गई। लेकिन उसने जानबूझकर टू चीट विद द फर्म, अगर ये किया हुआ होता तो फिर फर्म लाइबल नहीं होती, वो पर्सनली लाइबल हो जाता। जो ऊपर समझाने का उसका पर्पस था, अगर उसकी इंटेंशन टू मेक फ्रॉड विद द फर्म है। ठीक है, अगला एक एग्जांपल और पढ़ लो। A partner who actively participate in the management of the business of the firm bought for his firm certain goods while he know of a particular defect in the goods. His knowledge as regard the defect ordinarily would be construed as the knowledge of the firm, though the other partner in fact were not aware of the defect. But because A had envy for his seller, conspired to conceal the defect from the other partners, the rule would be inoperative and other partner would be entitled to reject the goods
upon detection by them of the defect. अब इसमें क्या कह रहा है? पहले वाला केस समझ आ गया था, यहां पर क्या कहना चाह रहा है बताइए? बाकी और जब उन्हें पता लगेगा तो यानी ऊपर तो स्टेटमेंट पहले ही दे दी ना कि उसको ए को पता था कि डिफेक्ट है, तो माना गया कि डिफेक्ट पूरी फर्म को पता है। यही तो कह रहा है स्टार्टिंग में, देखो, a partner who actively participates in management of business of the firm bought for his firm certain goods while he knew of a particular defect in the goods. His knowledge as regards the defect ordinarily would be constituted as the knowledge of the firm. Though the other partners in fact were not aware of the defect, उनको नहीं थी नॉलेज, उसके बावजूद भी किसके ऊपर हो गया, ये पूरी फर्म के ऊपर एप्लीकेबल हो गया कि फर्म को पता है। बट बिकॉज ए हैड इन लीग विद हिज सेलर कंस्पायर टू कंसील द डिफेक्ट फ्रॉम द अदर पार्टनर्स, वही कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी करना, तो क्या कह रहे हैं? कंस्पायर टू कंसील द डिफेक्ट, कॉन्स्पिरेसी की और उसने जो डिफेक्ट था उसको छिपा लिया फ्रॉम द अदर पार्टनर्स। द रूल वुड बी इनऑपरेटिव एंड द अदर पार्टनर्स वुड बी एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स अपॉन डिटेक्शन बाय देम ऑफ द डिफेक्ट। कॉन्स्पिरेसी का मतलब फिर दिमाग में आ गया फ्रॉड। देखो पहले तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन अगर उसने कॉन्स्पिरेसी की है, कॉन्स्पिरेसी अपने आप में फ्रॉड है, चीटिंग, षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी को बोलते हैं हिंदी में षड्यंत्र। उसने एक षड्यंत्र रचा और बाकी पार्टनर्स को पता नहीं चलने दिया, तो जब वो षड्यंत्र रचेगा तो क्या कहलाएगा? डिफेक्ट कहलाएगा, और फिर वो फ्रॉड कहलाएगा। और जब वो फ्रॉड हो गया तो इट मींस बाकी दोनों उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं। और क्या भाई, बी और सी प्रूफ कर देंगे कि इसने ऐसा काम किया कि ऑर्डिनरी सोर्स में पता भी नहीं चल सकता था, कॉन्स्पिरेसी की। तभी तो कह रहा है, इसीलिए उसने फ्रॉड वाले को एक्सेप्शंस बना दिए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर फ्रॉड प्रूव हो रहा है तो फिर तो जो डील कर रहा है वही अपने आप में लायबल हो जाएगा। समझ गए बात को? हम जो एग्जाम्पल पार्टनरशिप में देते रहे हैं, हमने जैसे कहा कि उसने 2 करोड़ का उधार लिया और भाग गया, 2 करोड़ का उधार लिया और भाग गया, अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, लेकिन वहां पर फिर फ्रॉड यही किया, उसको क्या बोलेंगे, प्रूफ ये किया जाएगा कि उसने फ्रॉड किया है। अगर इन गुड फेथ चलता होता, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता, तो फिर वो सबके ऊपर लायबल हो जाता। छोटा सा एक महीन सा डिफरेंस है बस। अगर फ्रॉड प्रूव हो गया तो अकेला ए लायबल हो जाएगा, फ्रॉड प्रूव नहीं हुआ तो पूरी फर्म लायबल हो जाएगी। बता दे सर, अगर ए जो है वो जो डिफेक्टिव कोड का वो वही सेल कर देता ए, तो लायबिलिटी का पार्ट होता है फ्री। फिर से बोलो। अगर ए जो गुड परचेज डिफेक्टिव वाले वो वही से आगे सर बिना डिफेक्टिव भेज दे, फर्म लायबल हो जाती, फर्म लायबल हो जाती अगर फ्रॉड प्रूव नहीं हो रहा था और एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस चल रहा है। देखो ये तो बेटे नहीं, अगर फ्रॉड प्रूव हो गया, इसने नॉर्मल बात की कि ए ने खरीदा और बेच भी दिया आगे, तो फिर कौन? अगर बाद में मान लो जिस पार्टी को पता चला कि खराब है, तो वो तो आके पूरी फर्म के ऊपर ही ठीकरा फोड़ेगा ना।
क्या? बाकी पार्टनर भी बोल सकते हैं ना कि हमें तो वो ये कहेगा ना बेटा कि मेरी इंटेंशन फर्म को चीट करने की नहीं थी, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है, पीछे से सामान डिफेक्टिव आया, मैंने आगे बेच दिया। बाकी पार्टनर बच सकते हैं। हाँ बिल्कुल बचेंगे, अगर उसकी चीटिंग इंटेंशन नहीं है, सिर्फ इतना सही है। चीटिंग तो खेल तो मैंने कहा ना मेरे, एक बड़ी महीन सी लाइन होती है, उस महीन सी लाइन जैसे ही इधर आए तो पता चला हम चीटर बन गए, इधर आए तो हम इनोसेंट हो गए। ऐसा करते हैं लोग। और इस स्लीपिंग पार्टनर के केस में भी होता है कि वो भी लाइबिलिटी होते हैं। पार्डन कैसे? स्लीपिंग पार्टनर जो होते हैं उनके भी और केस में क्या, सेम बिल्कुल होता है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो तो Sleeping फर्म partner लाइबल है, liable होगा है। वो तो फर्म लाइबल है ना, फर्म लाइबल है, फर्म में तो सब आ गए। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब क्या है, उसने तो पहले अपनी कंसेंट दे रखी है कि भैया तुम जो करोगे उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, डोंट वरी। स्लीपिंग पार्टनर का तो मतलब ही यही है। फिर वही सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट में अगर मान लीजिए स्लीपिंग पार्टनर ने कह रखा है कि अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तो फिर वो फॉलो वहां पे वो बच जाएगा। ये डिपेंड करता है, वो जो सब्जेक्ट टू मैं कह रहा हूँ बार बार, इसीलिए उस पर इंपॉर्टेंट जो आपको अपना ध्यान यही रखना है, क्योंकि जो बाकी के स्लीपिंग पार्टनर्स हैं वो अपना कहीं तो सेफ्टी चाहेंगे। ऐसे तो सचिन तेंदुलकर या इस तरह के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो किसी के साथ पार्टनरशिप ही नहीं कर पाएंगे, पता चला कोर्ट के चक्कर वही काटते रहेंगे सारे। लोगों ने तो तोड़ दिया। हाँ, तो वो अपने रिस्ट्रिक्शंस लगा कर रखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखते हैं बकायदा, जहां पर उनको सेफर साइड मिलती है। भाई रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, उसके ना बनाने के भी तो खामियाजा हैं, और जरूरी नहीं है कि बनाने के बाद सेफ्टी है। जैसे मैंने एक बार आपको बताया होगा, किसी को पता ही नहीं था कि 11 महीने का एग्रीमेंट बनाते क्यों है ना, बस सबको वही बता रहे 11 महीने का एग्रीमेंट, 11 महीने का एग्रीमेंट बनाना, जस्ट एक वो उसको क्या बना दिया, कस्टमरी बना दिया। जाना पड़ेगा एसडीएम ऑफिस के पास, उसका देनी पड़ेगी जो फीस वगैरह है, 11 महीने में एग्जाम्प्ट है। और कमर्शियल में तो वो भी नहीं है, कमर्शियल में तो 1 महीने का हो तो भी कराना पड़ेगा, कमर्शियल में एग्जाम्पशन नहीं है, ये ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट, 2.8 पर आ गए, लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज। लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज थोड़ा सा बड़ा हो गया, अभी तो छोटे छोटे एक एक दो लाइन के आंसर थे, अभी थोड़ा सा बड़ा पॉइंट आया, लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज। कह रहा है 25 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे इसमें, तो लिखो जरा नीचे पॉइंट नंबर 1 सेक्शन 25। सेक्शन 25। The question of liability of partners to third party may be considered under different heads. These are as follows. First, liability of a partner for acts of the firm. Section 25. लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। Every partner is liable jointly with all the other partners and also severally for all acts of the firm done while he is a partner. आप फर्म एक्ट करे तो भी आप लाइबल हो, आप एक्ट करो तो भी फर्म लाइबल है, वाइस वर्सा है, तो सिंपल सी बात, समझ रहे हैं बात को। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म, एक्ट्स ऑफ द फर्म का मतलब क्या हुआ, जो भी पार्टनर कोई एक्ट करता है वो फर्म का एक्ट कहलाता है, तो वो सारे पार्टनर्स के ऊपर लायबिलिटी बनाएगा। तो लिख लीजिए इसमें, एवरी पार्टनर इज लाइबल, every partner is liable for all acts of the firm. Every partner is liable for all acts
of the firm, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए जॉइंटली और सेवरली, जॉइंटली और सेवरली। जॉइंटली और सेवरली हमें ध्यान रखना होता है, जॉइंटली तो उसने करना ही करना है, सेवरली डिपेंड्स ऑन द टर्म्स। इसका एग्जाम्पल पढ़ लो बेटा। Example 10. Certain persons were found to have been partners in a firm when the acts constituting an infringement of a trademark by the firm took place. It was held that they were liable for damages arising out of the alleged infringement, it being Immaterial. that the damages arose after the dissolution of the firm. इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है? कभी तो मैं ही पूछूंगा, क्या होता है इन्फ्रिंजमेंट? उसने सर्च कर लिया, अब क्यों सर्च कर रहा है? कर लिया उसने सर्च, उसने बोला भी नहीं। देखो बेटा, मैं बोलने वाला था तोड़ना, और जो एग्जैक्ट मीनिंग आया उसका उल्लंघन। मैं तोड़ना कहना चाह रहा था कि तोड़ देना कुछ टर्म्स को, कुछ कंडीशंस को, है ना। ये एग्जैक्ट मीनिंग आ रहा है उसका उल्लंघन, एग्जैक्ट हिंदी वर्ड जो निकल कर आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, वायलेशन ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ जी। तो बेसिकली इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क की बात हो रही है। अगर कुछ भी इन्फ्रिंजमेंट हुआ, आपने कुछ भी जो उसके रूल्स को तोड़ा, तो क्या कह रहा है ये? इट वॉज हेल्ड दैट, बेटे आप लोग बहुत डिस्टर्ब करते हो, ये आप ही दोनों पीछे क्या इन दो बेंचों में क्या रूल क्या है कि कोई भी बैठ जाए उनकी इसी तरह की सेम एक्टिविटी रोज रोज होती है। माइक नहीं लगाया, रिकॉर्डिंग साफ नहीं आई। हाँ मैं बेइज्जती कर रहा हूँ, मैं तो कहता ही, मैं कोई इस मामले में लिहाज नहीं कर रहा, लेकिन तुम लोग इतने ज्यादा ढीठ हो, रोज बेइज्जती कराते हो, उसके बावजूद भी सुधरते नहीं। वो तो खैर मुझे पता है, ढीठ वीट कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक एज का तजुर्बा, एक वो होता है। मैं कभी मना नहीं करता, ठीक है तुम्हारी एज में करोगे, लेकिन बेटा मैं हर बार ये कहता हूँ कि अब इतने छोटे नहीं रहे हो कि रोज रोज आपको डांटा जाए, टोका जाए, और रोज मैं समझाऊं कि बेटा पढ़ लो, सीए कर रहे हो। कोई छोटा मोटा कोर्स कर रहे होते तो हम कुछ नहीं कहते, और आपके लिए बाद में बड़ा एम्बैरेसिंग होता है उस बच्चे के लिए जो फाउंडेशन क्लियर नहीं कर पाता, फिर वो सोचता रहता है फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ, वो फिर ऐसे सोचता है। वो नहीं सिचुएशन आनी चाहिए, समझ रहे बात को? क्योंकि हो कुछ भी सकता है कभी कभी, जैसे मैंने आपको मार्क्स दिखाए कि एक बच्चा लॉ में ही रह गया, सर ने जो मार्क्स दिखाए, उस चीज का डर रह जाता है, और कोई बात नहीं बेटा। आप लोग सारे इंटेलिजेंट बच्चे हो, सारे पढ़े लिखे बच्चे हो, 12th अच्छे मार्क्स से पास करके आए हो, तो मैं चाहता हूँ कि जरा सी भी इसमें ढील मत दो। 6 महीना लेट हो जाते हो जबरदस्ती जबरदस्ती, है ना। जो बेचारे लेट हो रहे हैं उनसे पूछो, उनको कोई खुशी थोड़ी हो रही होगी, लेकिन हम कहते हैं कि ठीक है डटो, लड़ो, मेहनत करो। बट मैं भी कर चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है, एक अटेम्प्ट मैंने भी फ्लंक किया है इंटरमीडिएट का,
लेकिन बड़ा दुख होता है कि बोथ ग्रुप दिए, एक ग्रुप क्लियर हो गया, दूसरा नहीं हुआ, तो बड़ा दुख हुआ यार, हो गई। सर आप सीए भी आप सीए भी हाँ जी, मैं फाइनल ड्रॉप कर दूंगा। हाँ जी। कोई नहीं यार चलो, अभी सर अभी आपका उस चीज से कोई कंसर्न नहीं है। फिलहाल मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, उससे आपको कोई मतलब नहीं। वो तो हम आपसे सब कुछ शेयर इसलिए करते हैं कि हमें सब कुछ पता है, दुख भी पता है, मेहनत भी पता है। तो कोई आप ये क्लेम नहीं कर सकता कि सर आपको नहीं पता कितनी मेहनत की है हमने। हमने सब मेहनत की हुई है, कुछ नहीं होता बस। हिम्मत रखनी चाहिए। मैटर डिग्री करती है, मैटर सिर्फ डिग्री करती है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं मैटर। कभी कभी सबके अपने अपने ट्रैक्स होते हैं, रास्ते होते हैं। एक बार, सिर्फ एक बार के लिए आप पीछे वाली दोनों बेंच ये कसम खा लो कि आज हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। एक दिन तो कम से कम शो करके दिखा दो। ठीक है, आप बस आप ये कह लो कि आपके 6 से आवाज नहीं आएगी, आपको कुछ डिस्कशन करना है, इधर करो। ठीक है, हम क्या कर रहे थे? सेकंड पॉइंट पढ़ा था हमने। अच्छा, इन्फ्रिंजमेंट वाला तो हो गया था, उसको लिखा नहीं लेकिन हमने कुछ ना लिख लिया था उसको। ठीक है, फर्स्ट का लिख लिया, सेकंड पर आ जाओ। एक बार बेटा फिर से दोबारा से पढ़ दो। Liability of the firm for wrongful acts of a partner. Section 26. Whereby the wrongful act or commission of a partner in the ordinary course of the business of a firm or with the देखो, authority. एक तो कह रहा है रॉन्गफुल एक्ट या फिर ओमिशन, समझ गए? दोनों में यही था भूलना। पिछली बार भी आया था, आपने यही पूछा था सर रॉन्गफुल का मतलब क्या है, वही था, ओमिशन था वहां भी। हाँ जी, Authority of his partners. Loss or injury is caused to any third party or any penalty is incurred. The firm is liable, therefore, to the same extent as the partner. सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि आप जो कर रहे हैं, अगर आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हैं और उस वक्त आपसे कुछ मिस्टेक हो गई, यानी आपसे कुछ ओमिशन हो गई, मिस्टेक नहीं ओमिशन हो गई, या कोई रॉन्गफुल एक्ट हो गया, तो उस सिचुएशन में भी पूरी फर्म लाइबल हो जाएगी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। लेकिन मैटर क्या इंपॉर्टेंट है? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये जरूर लिखा होना चाहिए। ये नहीं लिखा तो हमारे लिए कई तरह के मीनिंग्स निकल सकते हैं। जो नॉर्मल आप करते हो, जैसे आपके पास कोई कस्टमर आया, आप उसको जैसे डील करते हो वैसे ही करना। आपने कोई उसके साथ कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश नहीं की, जैसे पीछे हम पढ़ रहे थे। जैसे कई बार होता है ना कि हमें पता है हमारे सामान में खराबी है, हमें पता है हमारे सामान में खराबी है, लेकिन आप फिर भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ही कर रहे हो। आप कोई जानबूझकर नहीं कर रहे हो, उसको कह रहे हो अपने सेल्समैन को इशारा करो, नहीं नहीं ये नहीं वो वाला दे। अब इंटेंशनली हो गया, आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो आप मेरे अगेंस्ट। समझ गए बात को? ये चीज है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में तो अगर आप कुछ होगा, आपके पास कोई सामान वापस लेकर आएगा तो आप वापस कर लेंगे कि हाँ ठीक है, हमें पता है कि इतना डिफेक्ट चलता रहता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं कि सारा सामान फॉल्टी है, हमें पता होता है कि जो हमारे पास सामान आता है उसका 10% फॉल्टी होता है। भाई आपने, जैसे हम कहते हैं किसी आपने मैन्युफैक्चरर से, सॉरी एक्सपोर्ट हाउस में आपने 100 शर्ट्स स्टिच करवाई, आपको पता होता है कि ये शर्ट सारी अच्छी स्टिच होती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ एक शर्ट में डिफेक्ट होता है। लेकिन आप एक एक शर्ट तो खोल कर देखो कि नहीं डिफेक्ट किसमें है, अलग करो, पॉसिबल ही नहीं है। सारी की सारी पैक्ड आती, सारी की सारी पैक्ड आती है ना। आपने कभी पिक्चर वगैरह में देखा हो, जो कटिंग होती है शर्ट्स की, वो एक लेयर में जो थान होता है पूरा लेटा हुआ होता है। कभी कोई थान गलत तरीके से
उसकी जो क्रीज बन गई, लेकिन जो कटर है उसको कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ सिलाई करता हुआ चलता है। चलो भाई, कटर ने काट दिया और सिलाई वाले ने सिलाई कर दी है और पैकिंग वाले ने पैकिंग कर दी है। हालांकि इस बीच में एक डिपार्टमेंट और भी होता है जिसका काम यही चेक करना होता है कि डिफेक्टिव तो नहीं है कोई, लेकिन वो भी वही नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की कई बार डिफेक्ट पकड़ में नहीं आते। तो ये चीज है। अभी मैं उस दिन एक यूट्यूब पर एक फैक्ट्री को विजिट कर रहा था, हींग बनाने की फैक्ट्री। हींग जानते हैं सभी लोग, है ना? अब हींग बनाना, वो कहता है हींग एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नॉर्मली हर घर में यूज होता है, किचन में यूज होता है। अब सुनिए, सुन लो, बात तो सुन लो, इतनी इंपॉर्टेंट बताने के कोई मैंने मजाक में नहीं छेड़ा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो। वो कह रहे थे, उसने पूरा मशीन का दिखाया सिस्टम। सिर्फ 2 या 3 बार तो मैंने ये नोटिस किया कि उन्होंने ऐसे इक्विपमेंट्स लगा रखे थे जो ये चेक करता था हींग के अंदर कोई मेटल तो नहीं है, हींग के अंदर कोई मेटल तो नहीं है। कम से कम 3 चेक तो मैं उसके नोटिस कर चुका था। इतना टाइम होता नहीं, जल्दी जल्दी करके फास्ट फॉरवर्ड करके देखना होता है, आधे आधे घंटे की वीडियो बना देते हैं वो लोग। तो पहले जब एम्प्टी बॉटल आया, एम्प्टी बॉटल को उन्होंने पूरा चेक किया, उसको जो भी पानी से नहीं धोते हैं, वो कुछ उनका अपना सिस्टम होता है, उससे वो उसको साफ करते हैं। बॉटल क्लीन हो गई, फिर वो दूसरी तरह से निकली, ये चेक करते हुए कि कोई मेटल तो नहीं है बॉटल के अंदर। फिर उसके अंदर हींग का इंसर्ट हुआ। जब हींग इंसर्ट हुई तो फिर दोबारा एक तरह से जगह से गई जहां से उसने ये तक बताया, प्रैक्टिकल करके दिखाया। उसने एक मेटल का टुकड़ा, जब हींग जा रही थी ऐसे प्रोसेस होकर, मेटल का टुकड़ा डाल दिया बीच में, और वो मशीन इतनी जबरदस्ती, उसने उसने पोर्शन को, जितने पोर्शन पे वो मेटल था, साइड कर दी हींग, आगे बढ़ गई। फिर उसने वही मेटल का टुकड़ा उस एक एम्प्टी बॉटल के अंदर डाल दिया, एक चेक होने के बाद, क्रॉस होने के बाद। और जब उसके अंदर वो हींग डलने वाली थी, जैसे ही हींग डली और अब उसके ऊपर एक सील पैक होने वाला था, तो जब वहां पहुंचे तो उसने वो बॉटल ही साइड कर दी, क्योंकि उसके अंदर मेटल था। तो वो कह रहा था कि इतना जबरदस्त चेक होता है कि डिफेक्ट का चांस ही नहीं है, 1% भी। कह रहे 1% भी चांस ही नहीं है डिफेक्ट का। लेकिन उसके बावजूद भी आप सुनते होंगे कि कभी कभी आता है न्यूज में कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल में लिजर्ड मिल गई, ठीक है, सॉस की बोतल में कुछ कॉकरोच मिल गया। अरे मेटल बॉडी में चला गया तो बंदा खत्म। किन पे? सब पे होता होगा ना। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल इतना एडवांसमेंट है, चेक होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी डिफेक्ट होने के चांसेस किसी और रीजन से भी बन जाते हैं। स्टिचिंग का तो मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मेरा दोस्त है, उसका एक्सपोर्ट हाउस है, तो उसके यहाँ कभी हम चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि भयंकर, मतलब किस तरह से मशीनें कटिंग कर रही हैं, किस तरह से स्टिचिंग हो रही है, किस तरह से आयरन हो रहा है, किस तरह से, जो कई तरह के प्रोसेस हैं, बटन एंड ऑल, बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो वहीं पर वो बताता है कि मतलब बीच में 2 जगह से प्रोसेस होकर निकलता है, जहाँ पर वो देख लिया जाता है कि शर्ट में कोई कट तो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जब बाहर जाती हैं, बाहर रिजेक्ट हो जाती है कई बार, छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे डिफेक्ट्स पे। ठीक है, तो ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की हम बात कर रहे हैं कि अब जब उसमें निकला, तो ये ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में चल रहा है। अब कोई एक्सेप्शनल केस ही हो गया जिसके अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कुछ क्या लिख रहे थे इसमें हम भी, इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस where act done where act done by a partner which is a wrongful act, which is a wrongful act or omission, डॉट डॉट डालकर लिखो आगे, एनी इंजरी ऑब्लिक लॉस कॉज टू थर्ड पार्टी फिर डॉट डॉट डालकर लिखो फर्म विल बी लाइबल।
फर्म विल बी लाइबल। हाँ, मतलब डॉट डॉट का मतलब होता है कि इसके आगे आप हमने एक कंक्लूजन निकाल दिया, आप कॉमा भी डाल सकते हो, फर्म विल बी लाइबल। थर्ड लिखिए, लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स। मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स, पढ़ो। Liability of firm to misapplication by parties. मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर बेटा, मिस एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना, जो भी हमारे पास सोर्सेज हैं उनको आगे अप्लाई करना, या कुछ भी हमारे पास है ऐसी चीज जिससे हम आगे कुछ करेंगे तो वो एप्लीकेशन में काउंट हो जाता है। कुछ करना मतलब एप्लीकेशन होता है, तो अप्लाई करना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। A partner acting within his parent authority receives money or property from a third party and misapplies it. है ना, उसे कुछ मिला और उसने उसको मिस अप्लाइज कर दिया, मिस यूज हो गया एक तरीके से, या गलत जगह से उसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करना, मिस अप्लाइज। आ रहे हैं अभी आगे एग्जांपल भी देंगे, डोंट वरी। A firm in the post office business. पहला हो गया कि हमें थर्ड पार्टी से क्या हुआ, यहाँ पर देखो, रिसीव्स मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, और वो क्या हो गई, मिस अप्लाइज हो गई। वो क्या हो गई, मिस अप्लाई, गलत जगह यूज हो गई, या तो पार्टनर अपने घर ले गया या कुछ इस तरीके का समझ सकते हो आप, मिस अप्लाइज होना। यानी बेसिकली तो वो फर्म का है, जो भी आपको कैश मिला, प्रॉपर्टी मतलब गुड्स मिलना या आपको कैश मिलना। प्रॉपर्टी कब मिलेगी, अगर आपने कुछ खरीदा है किसी थर्ड पार्टी से तो आपको गुड्स मिलेंगे, वो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी तो है। और या फिर आपने गुड्स बेचे तो बदले में क्या मिलता है, कैश मिलता है। वो किसकी है, वो प्रॉपर्टी फर्म की। लेकिन इस वक्त वो क्या हो रही है, मिस अप्लाई हो रही है, गलत जगह यूज हो रही है, गलत जगह एप्लीकेबल हो रही है। सेकंड, The money or property is नहीं फिर से पढ़ो बी पार्ट, अ फर्म इन कोर्स ऑफ बिजनेस। A firm in the course of its business receives money or property from a third party, and the money or property is misapplied by any of the partners while it is in the custody of the firm. The firm is liable to make good the loss. पहले केस में तो सिर्फ अप्लाइज लिख रहा है, मिस अप्लाइज। दूसरे केस में क्या लिख रहा है, क्या डिफरेंस है पहले और दूसरे में? अभी वो है फर्म की कस्टडी में, लेकिन उसके बावजूद भी वो मिस अप्लाइज हो गई। इस वक्त क्या कह रहा है, इसका आंसर क्या आएगा, यहां पर लिखना क्लॉज ए से, क्लॉज ए वाला पढ़ना। Clause A covers the case where the partner acts within his authority and uses his authority as partner. He receives money or property belonging to a third party and misapplies that money or property. For this provision to be attracted, it is not necessary that the money should have actually come into the custody of the firm. यानी अभी फर्म की कस्टडी में नहीं आई और उसके बाद मिस अप्लाइज हो गई बाय द पार्टनर। आगे, On the other hand, the provision of clause B would be attracted when such money or property has come into the custody of the firm and it is misapplied by any of the partners। The firm would be liable in both the cases. तो साफ साफ कह दिया, लाइबल कौन है, पूरी फर्म। अब इसका एग्जाम्पल पढ़ लो, A, B and C are partners. सुन लो बेटा, ध्यान से देख लो क्या है। A, B and C are partners of the place or car parking. Each stands his car in the parking space, but A sold out the car to a stranger. For this liability, the firm is liable for acts A. समझ गए, मिस अप्लाइज। मैंने कहा था भी एग्जाम्पल आएगा, तो मैं बिजनेस वाला एग्जाम्पल देना चाह रहा था, इसने तो और भी तुरम खान वाला एग्जाम्पल दे दिया। हाँ बिजनेस आइडिया मिल गया। खैर, तो इसमें लिख लीजिए बेटा, यहाँ पर क्या कह रहा है, लायबिलिटी ऑफ अ
फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स, तो इसमें लिखो ए व्हेन पार्टनर ऑब्लिक फर्म receives money or property from a third party, receives money or property from a third party and misapplies. B, यानी ए का पूरा सेम आएगा, सिर्फ डिफरेंस क्या है उसमें, कस्टडी वाला पॉइंट। आप लिख लीजिए इवन दो मनी और प्रॉपर्टी नॉट इन द कस्टडी ऑफ द फर्म, misapplies. ठीक है, इसमें एक छोटा सा नोट लिख लीजिए, नोट लिखें, इट मस्ट बी कंसिडर दैट whatever money or property receives received by the partner or firm by a partner, क्या लिखिए आपने, whatever money or property received by the partner or firm, क्या लिखा आपने, पार्टनर और फर्म मस्ट बी, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना, विद इन द एपरेंट अथॉरिटी, मस्ट बी विद इन द एपरेंट अथॉरिटी को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लीजिएगा, मस्ट बी विद इन द एपरेंट अथॉरिटी। अब जो उसने कार पार्किंग का एग्जाम्पल दिया है, तो आपकी अथॉरिटी में वो कब कहलाएगा, जब आपने उससे कार पार्किंग का स्टिकर दिया हो, जो आप क्या कहते हो टिकट दी हो। अगर वो ऐसे ही चुपचाप खड़ा करके चला गया तो फिर फर्म की लायबिलिटी नहीं है वहां पर, समझ रहे हैं बात को। फर्म की जिम्मेदारी तो तब बने ना जब फर्म की अथॉरिटी में वो काम हुआ हो, तो विद इन द पेरेंट अथॉरिटी होना बहुत जरूरी है। और नीचे लिख लीजिए इन बोथ द अबव केसेस फर्म विल बी लायबल। अभी इसका हमने कंक्लूजन तो नहीं लिखा था ना, नीचे लिख लीजिए इन बोथ द अबव केसेस फर्म विल बी लायबल, इन बोथ द अबव केसेस फर्म विल बी लायबल। सिर्फ कंडीशन क्या है, विद इन अपेरेंट अथॉरिटी होना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है, आप देखो उस एग्जाम्पल से, द फर्म वुड बी लायबल इन बोथ द केसेस। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, 2.9 पर आ गए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी of a partner's interest, rights of transferring of a partner's interest, section 29, rights of transferring of a partner's interest, rights of a transferring of a partner's interest। पार्टनर्स इंटरेस्ट क्या होता है, पार्टनर्स इंटरेस्ट क्या होता है, और पार्टनर का शेयर। पार्टनर का इंटरेस्ट क्या है, उसका अपना शेयर ही तो उसका इंटरेस्ट है, उसका अपना इंटरेस्ट ही तो उसका अपना शेयर है। हमने पढ़ा था कि क्या पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है, ऑफिशियली तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो करना चाहता है तो कंसेंट किसकी जरूरत है, बाकी अगर पार्टनर्स की कंसेंट की जरूरत है। अगर वो अलाउ कर देंगे तो ट्रांसफर कर सकता है।
क्या हुआ? बट उसके बावजूद भी किसी पार्टनर के पास कोई मजबूरी आ गई, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, और उसने उसके बावजूद भी बिना, मान लीजिए, कंसेंट लिए ट्रांसफर कर दिया, या फॉर द टाइम बिंग अपने शेयर को मोर्टगेज कर दिया, तो वो सिचुएशन की बात हो रही है यहाँ पर। अगर उसने कंसेंट से किया है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो जरा आप पढ़ो बेटा। अब सुनना जरा, सेक्शन 29 क्या समझा रहा है? नहीं नहीं बेटा, ऊपर कर। A transfer by a partner of his interest in the firm, either absolute or by mortgage or by आइदर ऑब्सोल्यूट और बाय मोर्टगेज मींस या तो पूरा का पूरा या फिर मोर्टगेज कर दिया उसने। ये क्या कर रहा है? अपने इंटरेस्ट की बात कर रहा है। or by the creating by him of a charge on such interest does not या फिर उसने एक एज अ चार्ज अपना किसी को दे दिया है, एज अ चार्ज। does not entitle the transferee ट्रांसफरी को क्या नहीं मिलेगा? देखिए ध्यान से सुन लीजिए, कितने केसेस आ रहे हैं यहाँ पर? मोर्टगेज और एज अ चार्ज। मोर्टगेज और एज अ चार्ज अगर उसने किसी और को दे दिया तो क्या होगा? वो जो ट्रांसफरी है, during the continuance of the firm to interfere in the conduct of business or to require accounts or to inspect the books of the firm, but entitles the तो transferee क्या क्या उसको नहीं मिलेगा? डज नॉट एंटाइटल्स। क्या क्या? पहला, क्या वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस में इंटरफेयर कर सकता है? नो। क्या वो अकाउंट्स मांग सकता है? नो। क्या वो बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है? नो। आगे, बट एंटाइटल्स क्या उसे मिलेगा? पढ़ो। the transferee only to receive the share of profits of क्योंकि the अब उसको चार्ज दे दिया गया है, प्रॉफिट का शेयर तो उसको मिलेगा। आगे, and the transferee shall accept the amount of profit agreed to by the partners. जो एग्री टू बाय द पार्टनर्स है वो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये किस केस में आ रहा है? या तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हुआ एज अ मोर्टगेज, या ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हुआ एज अ चार्ज। ठीक है जी, तो लिखें जरा पॉइंट नंबर 1, when a partner transfers his interest, when a partner transfers his interest ए करके लिखना, ए either absolute or mortgage, either absolute or mortgage। नॉर्मली टी साइलेंट रहता है इसके प्रोनाउंसिएशन में, मैं बोल रहा हूं लेकिन टी साइलेंट रहता है, इसलिए बोल रहा हूं कि बाई चांस स्पेलिंग का मिस्टेक ना हो जाए। मोर्गेज बोलते हैं वैसे इसे, ठीक है। बी, गिवन एज अ चार्ज of such interest, given as a charge of such interest। फिर इसके नीचे से लिखना शुरू करें, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस transferee does not entitles, transferee does not entitles, transferee does not entitles। फिर वही नीचे उसके ए, क्या नहीं मिलेगा उसे? कैन नॉट इंटरफेयर लिख लो, या कैन नॉट पार्टिसिपेट, कैन नॉट पार्टिसिपेट in the business activity, cannot participate in the business activity। क्योंकि बाकी के पार्टनर क्या सोचेंगे कि भाई आप पार्टनर नहीं हो, आपको हम कैसे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने दें? आप तुम्हारे बिजनेस का काम तो आप कर सकते हो, भाई गलत डिसीजन ले जाएगा।
B cannot inspect books of accounts. Cannot C cannot made books available to him. एक होता है इंस्पेक्ट करना और एक होता है कैन नॉट मेड बुक्स अवेलेबल टू हिम. हम उसको बुक्स अवेलेबल नहीं कराएंगे. ठीक है जी. नीचे वाली लाइन में लिख लीजिए बट ही में इन टाइटल्स. बट ही में इन टाइटल्स क्या मिलेगा उसे? शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ट्रांसफरिंग पार्टनर. एक बड़ा अच्छा इसने पॉइंट लिखा है. जब उसने हमने साफ साफ कह दिया कि ना तो आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं ना आप इनको देख सकते हैं. तो एक देखो फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में कह रहा है ही कैन नॉट चैलेंज द अकाउंट्स. तो जहां इंस्पेक्ट आपने लिखा है वहां ब्रैकेट में लिख लीजिए कैन नॉट चैलेंज द अकाउंट्स. अगर वो इंस्पेक्ट नहीं कर पाएगा तो उनको चैलेंज भी नहीं कर पाएगा. कैन नॉट चैलेंज द अकाउंट्स. ये तो कब था? ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस. अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पढ़ो बेटे. अब आएगा जब डिसॉल्व होगा. ये तो ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस है और अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तब क्या होगा? If the firm is dissolved or if the transferring partner ceases to be a partner, the transferee is entitled as against the remaining partner to receive the share of assets of the firm to which the transferring partner is entitled, and for the purpose of ascertaining that share to an amount as from the date of the dissolution. यानी यहाँ पर कुछ नया है. जो नॉर्मली हम डिसोल्यूशन में करते थे, जो पार्टनर अगर डिसोल्यूशन हो रहा है तो हर पार्टनर को जो उसका शेयर दिया जाता था वही शेयर दिया जा रहा है. तो कुछ चेंज किया जा रहा है इसमें. उसको पूरा शेयर अपना मिल रहा है. जब प्रॉफिट में उसको शेयर मिल रहा है तो जैसे ट्रांसफर जिस पार्टनर ने ट्रांसफर किया है उस ट्रांसफर को जो हम उसका शेयर देंगे वैसे ही यहाँ पर ट्रांसफरी को मिल जाएगा. ठीक है. तो लिख दीजिए बी पार्ट at the time of firm dissolution transferee have rights to get his share in assets of the firm as other partners are getting their share. as other partners are getting their share. जैसे अदर पार्टनर्स को उनका अपना शेयर मिल रहा है वैसे ही यहां पर भी ट्रांसफरी को मिलेगा. आज जी नेक्स्ट 2.10 पर माइनर आ गया यहां पर. अब जल्दी से एडमिशन ऑफ माइनर लिख लीजिए बेटे. एडमिशन ऑफ माइनर. एडमिशन ऑफ माइनर सेक्शन 30. एडमिशन ऑफ माइनर सेक्शन 30. ये हमने पहले भी पढ़ा था 12th स्टैंडर्ड में.
कि माइनर को फॉर द बेनिफिट्स सिर्फ एडमिशन दिया जाता है, ओनली फॉर प्रॉफिट्स। यानी अगर बिजनेस में लॉस होगा तो उसको लॉस में कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी वो लॉस बियर नहीं करेगा। और आपको यही मालूम होगा कि अगर मान लीजिए फर्म इंसॉल्वेंट हो रही है, अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो रही है, अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो रही है तो जो माइनर है वो सिर्फ अपने शेयर तक ही बियर करेगा, बाकी और कोई मतलब नहीं। उसकी पर्सनल लायबिलिटी इन्वॉल्व नहीं होगी। वो तो माइनर में हम पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में तो वैसे ही कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं है अदर देन नेसेसिटीज, और नेसेसिटीज में भी वो पर्सनली लाइबल नहीं है, उसकी एस्टेट लाइबल है। ये आपने याद होगा सब। ठीक है जी, आप पढ़ो। आप हाँ, A person who is a minor चश्मे वालों को समझ में नहीं आता ना कि इशारा किसकी तरफ किया जा रहा है। मतलब मैं भी चश्मे वाला, वो भी चश्मे वाली, तो कंफ्यूजन हो जाता है। A person who is a minor according to the law to which he is subject may not be a partner in a firm, but with the consent of all the partners for the time तो being. पहले लुक में तो कह रहा है कि माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। पहले तो उसने सीधा कह दिया कि क्या माइनर पार्टनर हो सकता है, तो पहला आंसर है सीधा कि नो, माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर टू द फर्म। बट फिर वही कि लॉ है, बट इफ और बट तो आएंगे आएंगे। बट अगर बाकी के पार्टनर्स अपनी कंसेंट दे दें तो माइनर जो है पार्टनर बन सकता है। आगे पढ़ो। He may be admitted to the benefits of partnership. और सिर्फ उसको एडमिशन किस चीज के लिए मिलेगा, बेनिफिट्स के लिए। तो लिखो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 अंडर सेक्शन 30 आ रहा है ये। पॉइंट नंबर 1, minor may be admitted as a partner for the benefits. Minor may be admitted as a partner for the benefits, for the benefits only. Second, Such minor has right to such share of the property and of the profits of the firm as may be agreed upon, and he may have access to and inspect and copy any of the accounts of the firm. जब हम उसे बेनिफिट्स दे रहे हैं तो क्या प्रॉपर्टी में उसको शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई बिल्कुल मिलेगा। वो कैसे छोड़ दे, वो कहेगा कि मेरा तो राइट्स है, प्रॉपर्टी तो बेनिफिट ही है, प्रॉपर्टी तो बेनिफिट में चलती है, तो प्रॉपर्टी में उसका शेयर हो गया। अब बाद में आगे भी कह रहा है कि क्या वो अकाउंट्स एक्सेस कर सकता है। फिर आगे क्या कह रहा है, इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑफ एनी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म। कॉपी भी कर सकता है वो, क्योंकि उसके पास राइट है समझने का। ठीक है ना, तो सेकंड पॉइंट लिख दीजिए, minor will have also rights in the property, in the property as well as the profit। प्रॉपर्टी पे राइट है उसका, और एज वेल एज द प्रॉफिट्स, कॉमा ही मे इंस्पेक्ट एंड कॉपी, he may inspect and copy books of accounts of the firm। थर्ड लिखें, books of accounts of the firm। थर्ड, Such minor share is liable for the acts of the firm, but the minor is not personally liable for any such act. वैसे तो जो भी फर्म के डिसीजन होते हैं वो सारे पार्टनर्स पर ही लाइबल होते हैं, तो माइनर पर भी लाइबल होंगे, लेकिन पर्सनली नहीं। तो लिख दीजिए, माइनर विल बी लाइबल फॉर द फर्म्स एक्ट्स, माइनर विल बी लाइबल फॉर द फर्म्स एक्ट्स बट नॉट पर्सनली। माइनर विल बी लाइबल फॉर द फर्म्स एक्ट्स
but not personally. Fourth beta. Such minor may not sue the partners for an amount or payment of his share of the property or profits of the firm, save when severing his connection with the firm ध्यान and, से पढ़ना बेटा, बाकी सारे लोग भी हैं। and इसमें काफी कुछ आ रहा है, टेक्निकल है, समझना है, उतना इजी से नहीं समझ में आएगा। ध्यान से पढ़ लो सारे लोग, वो पढ़ रही है लेकिन आप लोग भी अपना ध्यान लगाकर, दिमाग लगाकर पढ़ लो। फिर से पढ़ना बेटा दोबारा। such minor may not sue the partners for an amount or payment of his share of the property or profits of the firm, save when severing his connection with the firm, and in such case the amount of his shares shall be determined by a valuation made as far as possible in accordance with the rules contained in section 48. आगे provided That all the partners acting together or any partner entitled to dissolve the firm upon notice to other partners may elect in such suit to dissolve the firm, and thereupon the court shall proceed with the suit as one of for dissolution and for settling accounts between the partners, and the amount of the share of the minors shall be determined along with the shares of the partners. बताइए जी, क्या मीनिंग आया? बताओ बताओ। उसके जो बाकी के पार्टी उसकी शेयर जो शेयरिंग प्रॉपर्टी उसका जो शेयर होगा वो वैल्यूएशन। आप बताओ अभी। नहीं आप बताओ, आप तो लिख भी नहीं रही हो, आराम से बैठी हो, तो आपका दिमाग क्या नहीं लाए? अच्छा, आप बता दो, जो पढ़ रहे हो भाई, जो नहीं लिख रहा उससे तो उसका दिमाग तो बिल्कुल एकदम से ज्यादा तेज चलना चाहिए। हाँ बताओ, आप बताओ। पार्ट जो माइनर है वो रिसीव नहीं कर सकता अपने अमाउंट के शेयर पेमेंट ऑफ शेयर, और जो उसका शेयर है उसका वैल्यूएशन होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 पे, उस पे वो मिल जाएगा। सेकंड वाला पैराग्राफ, सेकंड वाले में तो कंडीशन लगा रहा है, प्रोवाइडेड दैट। करो भाई, एक्सप्लेन करो। नहीं करेगा बाकी पार्टनर्स को फॉर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, और इस केस में उसके जो शेयर की वैल्यूएशन है वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 के रूल्स के अकॉर्डिंग। चलो वो तो आगे आ जाएगा, इसको अभी सेक्शन 48 छोड़ देते हैं। और आगे क्या कहना चाह रहे हैं? सारे पार्टनर क्या कर सकते हैं, एक पार्टनर जो है डिसोल्यूशन कैरी आउट करेगा और इस केस में कोर्ट में माइनर का शेयर डिटरमाइन किया जाएगा बाकी सारे पार्टनर्स के साथ। तो बेसिकली यहाँ जो बात आ रही है वो डिसोल्यूशन से कंसर्न ही आ रही है एक्चुअली, तो है ना। तो इसको ब्रीफ करते हैं, लिखो जरा फटाफट। लिखें इसमें फोर्थ पॉइंट में, माइनर में नॉट सू for a share oblique payment of a share of property
oblique profits. Oblique profits. डॉट डॉट डालकर लिखो his share will be valued under section 48. His share will be valued under section 48. और नेक्स्ट लाइन से लिखना प्रोवाइडेड दैट in case of dissolution all the partners will be settled their accounts. All the partners will be settled their accounts as well as of the minors too. Accordingly, if there is intervention of the court, अगर कोई ऐसा केस आ गया कि जहां पर मैटर कोर्ट पहुंच गया तो कोर्ट की इंटरवेंशन हो जाएगी और कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद उसके सेटलमेंट होगी सारे पार्टनर्स के साथ. वो ये बताना चाह रहा हूं. लिखो बेटा फिफ्थ पढ़ो जरा. At any time within 6 months of his attaining majority or of his obtaining knowledge. बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट और थोड़ा सा टेक्निकल और वो ऐसा टेक्निकल कि पढ़ने पर थोड़ा सा कंफ्यूज भी करेगा. पहले ही बता दूं अगर आप पढ़ोगे ना वो जो दो डेट्स में कंपैरिजन जो ये बताएगा विल कंफ्यूज यू. तो अभी कंफ्यूज नहीं होना. अभी हमें जैसा लिखा है एस्पेक्ट वैसा पढ़कर आगे बढ़ेंगे लेकिन कंफ्यूजन है पहले ही बता रहा हूं. तो इसलिए उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे. पढ़ाऊंगा जरूर लेकिन डिस्कशन नहीं करेंगे. हाँ जी. At any time within 6 months of his attaining majority. आप मेजर हो गए. एट एनी टाइम क्या लिखा है? एट एनी टाइम विद इन 6 months. एट एनी टाइम विद इन 6 months ऑफ हिज अटेनिंग मेजोरिटी. यानी आज मान लीजिए आप 18 के हुए तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर कभी भी. नेक्स्ट. Or of his obtaining knowledge that he had been admitting to the benefits of partnership. और क्या कह रहा है? यही है कंफ्यूजन. केवल कितनी अजीब सी बात है कि उसे यही नहीं पता है. और of his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of the partnership. नहीं सुनो अभी भी आ रहा है. एक पॉइंट और है. विच एवर डेट इज लेटर. अगर आप इसे लिखोगे ना तो यही कंफ्यूजन है. क्या जिस डेट को आप 18 के हुए उसके विद इन 6 month आपको क्या करना है? इन्फॉर्म करना है. या फिर कंपैरिजन आ रहा है या फिर आपको ये पता चला कि आप पार्टनर हो फॉर बेनिफिट्स एक फॉर्म में जो भी दोनों में से बाद में पता चले. पहली बात. अब आगे पढ़ते हैं. ये चीज समझ गए कंपैरिजन क्या करना है. लेकिन अगर 6 महीने बीत गए तो भी क्या होगा वो भी तो एक इशू आएगा. आगे पढ़ो बेटा. Such person may give public notice that he has elected to become or that he has elected not to become a partner in the firm.
अब आपको ये डिसाइड करके बताना है, क्योंकि ये तो बात समझ में आ गई कि आपको पब्लिकली एक नोटिस देना है कि भैया मैं पार्टनर हूं या नहीं। ये आपको बताना पड़ेगा खुद से जब आप मेजर हो गए, लेकिन उसमें डेट्स का कंपैरिजन है। नेक्स्ट आगे। Such notice shall determine his position as regards the और वही नोटिस ये बताएगा कि आपकी पोजीशन क्या है। अगर आपने लिख दिया कि आई एम ए कंटिन्यूइंग पार्टनर, तो आप मेजर पार्टनर हो गए। और आपने लिख दिया कि आई डोंट वांट टू बी कंटिन्यू एज अ पार्टनरशिप, तो आप पार्टनर नहीं रहेंगे। provided that if he fails to give such notice, he shall become a partner in the firm on the expiry of the said ये 6 भी months. इजी है, ये कॉन्सेप्ट भी इजी है कि मेजर हो गए, 6 महीना बीत गए, तो अब आप पार्टनर बन गए, डीम्ड हो गए आप, आपके ऊपर सारी लायबिलिटीज वगैरह सब इम्पोज हो गई उसी डेट से। सिर्फ कंफ्यूजन वही है, नोटिस वाला। ठीक है जी, तो इसको लिखते हैं, जरा लिखिए। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट का ए पॉइंट लिखना। एट एनी टाइम विद इन 6 months of attaining majority, at any time within 6 months of attaining majority। और बी लिखना, और अब बी लिखना, जब आगे इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप बहुत समझेंगे। ए और बी दोनों में कंपैरिजन, किसी का लीस्ट, किसी का लेटर, किसी का मैक्सिमम, किसी का कुछ, तो वो सब चीजें यहाँ पर आ रही हैं। और में बी लिखो, द कंफ्यूजन वन क्या है? ऑब्टेनिंग नॉलेज दैट, obtaining knowledge that he had been admitted, to the benefits of partnership। Obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of partnership। ए और बी। ए में क्या आ रहा है? 6 महीने का टेन्योर दे दिया कभी भी। बी में क्या आ रहा है? जिस दिन आपको पता चला कि भैया आप एज अ माइनर तो उस फर्म के अंदर फॉर बेनिफिट पार्टनर थे। इन दोनों में से जो भी बाद वाली डेट है तो नीचे लिखो विच एवर डेट इज लेटर, विच एवर डेट, नीचे वाली लाइन में लिखना है विच एवर डेट इज लेटर, सच पर्सन, कॉमा डाल के लिखो, सच पर्सन मे गिव, कौन सा पर्सन? जो अभी माइनर था लेकिन अब मेजर हो चुका है, तो उसे इसलिए माइनर नहीं लिख रहे हैं, इसलिए अब क्या लिख रहे हैं? सच पर्सन। सच पर्सन मे गिव पब्लिक नोटिस दैट, पब्लिक नोटिस दैट, फिर इसके नीचे फिर आ जाओ ए, क्या देगा वो? पहला नोटिस क्या क्या दे सकता है? ए इलेक्टेड टू बी अ पार्टनर, और बी नॉट इलेक्टेड टू बी अ पार्टनर। या तो इलेक्टेड का दो पब्लिक नोटिस या नॉट इलेक्टेड का पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट लाइन में एक और पॉइंट जब खत्म करेगा इसको, तो क्या कह रहा है? अगर 6 महीना बीत गए और आपने नोटिस नहीं दिया तो लिख लो इफ 6 months lapsed after attaining the age of majority, 6 महीना बीत चुका है, 6 months lapsed LAPSED after attaining the age of majority, comma, he shall be treated as partner, he shall be treated as partner। 7th point,
नहीं 6 पॉइंट आएगा है ना, 6 पॉइंट बेटा। Where any person has been admitted as a minor to the benefits of partnership in a firm. ये भी टेक्निकल है, ये जो आगे के पॉइंट्स हैं टेक्निकल से सारे, ध्यान से समझना है, इसको ध्यान से पढ़ना है फिर से बेटा। Where any person has been admitted as a minor. पढ़ते रहो। अच्छा आप मोबाइल अपना निकाल लो, आ जाएगी, 1 सेकंड के लिए जाती है, ये लो आ गई। क्या हुआ? वो लोग फेस चेंज करते हैं एक्चुअली, जब फेस चेंज करना होता है किसी एक फेस का बटन दूसरे फेस पर डालना होता है, तो जितना देर वो ट्रिप करने और ऐसे करने में लगता है बस उतनी देर के लिए लाइट जाती है। बुक है ना सबके पास, तो आप तो पढ़ो। Where any person has been admitted as a minor to the benefits of partnership in a firm, the burden of proving the fact that such person had no knowledge of such admission until a particular date after the expiry of 6 months of his attaining majority shall lie on the persons asserting the fact. बताओ भाई। ये भी बहुत टेक्निकल है, समझो और समझाओ, पढ़ लो आराम से पढ़ लो। 6 months से बात पता चला होने जाएगी तो 6 months के बाद जो नॉलेज किया वो बेनिफिट्स के लिए एंटर हुआ था, तो जिन पर्सन लोगों को पता था वो उठाना है उनके ऊपर और बताओ। नहीं है तो फिर सर बताएंगे आप पूछ लेना। पढ़ो पढ़ो। आज तो तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? झूठ मत बोल, तबीयत ठीक नहीं, मैंने बोल दिया था हाँ में हाँ मिला दी। पढ़, मतलब पढ़ खुद ले, मुझे समझाना है, तू पढ़ना नहीं है समझाना है। जो आपने बोला है उसमें थोड़ा सा और भी है। कंक्लूडिंग साइड में कह रहे हैं कि जो माइनर है उसको जिसको प्रूव करना है बर्डन है कि एडमिशन हुआ था उसका के बाद भी सर की नॉलेज है लास्ट पर्सन रेटिंग का फैक्ट लिखना वो कौन से पर्सन। अब तभी तो पूछ रहा हूँ आपसे, इसीलिए तो टेस्टिंग हो रही है आपकी, इसीलिए तो मैंने आप लोगों के पे छोड़ा है, थोड़ा सा समझो उसे, यही तो समझना है खेल। क्या हुआ, क्लास नहीं छूटी आज की? बताओ ना। मैंने ये पॉइंट ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है, ये हिंट देता हूँ आपको, इससे ऊपर वाले पॉइंट में ये एक्सप्लेन हुआ है,
यानी फिफ्थ में यही एक्सप्लेन हुआ है, ये इसको सिक्स्थ में रिपीट कर रहा है। हो गई खत्म। क्लास हो गई ओवर। तो शांति कैसे थी? मैं सोच रहा था इतनी क्लास साइलेंट कैसे बैठी। हाँ हमारी भी ओवर होने वाली है बस। मैं 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट लूंगा बेटा। वो ये कहना चाह रहा है, ये ना माइनर के कॉन्सेप्ट में ही कह रहा है। पहले मैं ये क्लियर कर दूं, जो भी आपने पूछा ये माइनर कह रहा है। माइनर क्या कह रहा है? माइनर के लिए क्या कहा जा रहा है? वेयर एनी पर्सन हैज बीन एडमिटेड एज अ माइनर टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप इन अ फर्म। एक माइनर को ऊपर भी हमने कहा था, ये कैसे पॉसिबल है कि उसे पता ही नहीं है, उसे बाद में पता चल रहा है। यहाँ पर भी वही चीज कह रहा है कि एक माइनर को बाद में पता चल रहा है कि मैं एक पार्टनरशिप फर्म में फॉर बेनिफिट्स एज अ पार्टनर हूं। द बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट, अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ का खेल आ गया सारा ऑन सच पर्सन, यानी माइनर के ऊपर ही। ये माइनर ही तो कहेगा मुझे तो पता ही नहीं था भाई, मुझे तो आज पता चल रहा है कि मैं आपकी फर्म में, मैं इस फलां फर्म में पार्टनर हूं। तो क्या कह रहा है? द बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट दैट सच पर्सन हैड नो नॉलेज ऑफ सच एडमिशन अंटिल अ पर्टिकुलर डेट। मुझे इस डेट तक तो कोई नॉलेज ही नहीं थी कि मैं इस फर्म में पार्टनर हूं। इससे पहले मैं एक्सक्यूज ले चुका हूं कि कंफ्यूजिंग है, इस पर बहस नहीं करेंगे, ये तो मैं ही पहले कह चुका हूं। लेकिन क्या होता है बेटा, कभी कभी आप अपने आप से दिमाग में सिचुएशन सोचो। हर बच्चा अपनी रिश्तेदारी में किसी ना किसी का लाडला होता है कि नहीं होता? नहीं होता यार, नाना नानी मामा मामी चाचा दादा दादी किसी का तो लाडला होता है। तो ठीक है भाई, तुम में से कोई नहीं है तो मेरे को कोई एतराज नहीं है, हम तो थे और बाकी सारे बच्चे भी एग्रीड हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए आप अपने दादा के लाडले थे और आपके दादा कोई पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे, आपके दादा ने आपका नाम प्रपोज कर दिया कभी कभी कि भाई मेरे पोता जो है इस फर्म में पार्टनर कहलाएगा भाई। तो उसके दादा के जो दोस्त थे तो वो भी आपके दादा के जैसे हुए, उन्होंने कहा ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, तेरा पोता हमारा पोता पार्टनर है। आपको पता ही नहीं है, आपके नाम का शेयर ऑफ प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में दादाजी चुपचाप ट्रांसफर कर रहे हैं। पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल? अगर सोचोगे तो पॉसिबल है। पॉसिबल है ना कि नहीं है? कितना इजी है। मैं अपना बताया तो मैंने अपने ब्रदर के बेटे के नाम की LIC ली हुई थी, उसको पता ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था। उसमें एक ऐसी पॉलिसी थी जो 18 साल के बाद मेच्योर होगी, जिस दिन वो 18 साल का हो जाएगा। अब वो 18 साल का हुआ, उसके घर लेटर पहुंच गया LIC से, क्योंकि एड्रेस मैंने वहीं का दिया था, बॉन्ड वॉन्ड सब मेरे पास पड़े थे। अब वो 18 साल का हुआ, उसके नाम से चिट्ठी आ गई LIC से कि भाई ये आपके नाम का इतने हजार रुपए का चेक आया हुआ है और आप इसको कलेक्ट कर लें। अब सब परेशान कि ये कहाँ से हुआ, मैं भी भूल गया था। 18 साल का हुआ, जब वो 3-4 साल का था तब कराया था मैंने एक अमाउंट डिपॉजिट, मतलब सबके नाम से कराया था जितने भी घर में बच्चे थे। मैं अपने घर का बड़ा बेटा हूँ तो सबके लिए तो मैं ताऊ हो गया ना, तो मैंने ऐसा ताऊ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की थी कि चलो भाई दे देते हैं सबके नाम। ज़्यादा अमाउंट नहीं देना था सबको, 5-5 हज़ार रुपये जमा कराना। तो जितने छोटे छोटे नैने पहने जितने थे सबके नाम का 5-5 हज़ार रुपये जमा करा दिए। अब जैसे जैसे वो 18 के होने हुए वो आ गया, और इनफैक्ट मैं भूला हुआ था, मेरे बेटे का नाम किया है, यश के नाम का भी LIC से इंफॉर्मेशन आई हुई है। तब मैंने उससे पूछा कि तेरे पास भी कोई आया था? वो कह रहा हाँ आया तो था, उसने तो अभी तक इन कैश ही नहीं कराया। हमारे पास चिट्ठी अब आई है, तब समझ में आया कि अरे यार लिया तो था। फिर बॉन्ड्स ढूंढे गए, 15 साल से दबे हुए बॉन्ड्स निकाले गए, अभी कल टेबल पर ही। तो ये पॉसिबिलिटी है बेटा, ये मत सोचो कि पॉसिबल नहीं है।
उनके तो होता है, उनके तो होता है। कल एक LIC का पर्सन भी आ गया जी, आपका वो मैं दिला दूंगा, एक नई पॉलिसी करा लो। मैंने कहा माफ कर, पहली वाली भूल गए थे। खैर समझ आ गई कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया। अब हो क्या रहा है, फिर क्या कह रहा है, हैड नो नॉलेज ऑफ सच एडमिशन अंटिल अ पर्टिकुलर डेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months ऑफ हिज अटेनिंग मेजोरिटी shall lie on the person asserting the fact। ये किसके ऊपर आएगी जिम्मेदारी, उसी माइनर के ऊपर कि भाई तू सच बोल रहा है तो ये प्रूफ कर, तुझे पता ही नहीं था। समझ गए बात को। तो जिम्मेदारी उसी पर्सन के ऊपर डाली गई है जिसने ये स्टेटमेंट दी है कि मुझे तो पता ही नहीं था जी। और कौन देगा, और तो नहीं देगा इसका। तो लिख लीजिए फटाफट एक छोटा सा पॉइंट। क्या हुआ, लिखो। When minor attaining the age of majority, when minor attaining the age of majority, burden of proof lies on him, burden of proof lies on him about the statement that burden of proof lie on him, हाँ, burden of proof lies on him अब मैं कहाँ भूल गया, बताओ फिर से कहाँ तक लिख लिया। Burden of proof lies on him that lies on him that about the statement that he had no knowledge of such admission, about the statement that he had no knowledge of such admission। क्योंकि ये समस्या कब आएगी, 6 महीने बाद तो वो पार्टनर बन जाएगा, 6 महीने बाद तो वो पार्टनर बन जाएगा और बाकी सारे पार्टनर्स की एक्टिविटी के लिए इक्वली लायबल हो जाएगा, इसलिए उसके पास आया है ये मैटर। समझ गए बात को। चलो 7th 8th 9th नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो टेस्ट है क्या है यहाँ पर, अभी देख लो आप लोगों को जो है लॉ में मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार आप कुछ चीजों में फंस जाते हो। जब आपके ऊपर छोड़ा है पढ़ो तो इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हो।